सोचिए कि आप सभी अपनी गाड़ी में हैं, किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हैं हाँ। और अचानक फोन का जीपीएस बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। सिग्नल पूरी तरह गायब। और इसका कारण कोई नेटवर्क इशू नहीं है, बल्कि सूरज की सतह पर हुआ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जिसने सीधा हमारे सैटेलाइट्स को हिट किया। सही कहा। और ये कोई साईफाई कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। तो इस गहरे अध्ययन में सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज की डेट है 31 मार्च 2026, पार्ट 1। ये हमारी डेली यूपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज है, जहां हम जियोपॉलिटिक्स से लेकर स्पेस वेदर तक के सबसे जरूरी टॉपिक्स को कवर करते हैं। और एक जरूरी बात, इनमें से कुछ टॉपिक्स हो सकता है पहले किसी रूप में डिस्कस हो चुके हों, तो इसे एक बेहतरीन रिवीजन की तरह लीजिए। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना सबसे जरूरी है। हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ कोई भी टॉपिक 2 बार रिपीट नहीं किया जाएगा। हर डिस्कशन बिल्कुल फ्रेश और इन डेप्थ होगी, ताकि सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उनके पीछे का जो लॉजिक है वो क्लियर हो सके। सही कहा आपने। तो आगे बढ़ने से पहले सभी सुनने वालों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आए तो इस सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रोज ये डीप डाइव्स आप तक पहुंचते रहें। बिल्कुल। तो आज कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? चलिए इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया के नक्शे से। अभी तक हम यूएस, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को मिडिल ईस्ट के सेंटर में देख रहे थे, लेकिन अब ये फोकस तेजी से रेड सी के सदर्न टिप पर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। हाँ, खास तौर पर बाब एल मांडेब स्ट्रेट पर। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जगह का इतिहास और इसका प्रेजेंट दोनों ही बहुत वॉलेटाइल हैं। बाब एल मांडेब को अरबिक में गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का दरवाजा कहते हैं। आंसुओं का दरवाजा, बड़ा अजीब नाम है। हाँ, सदियों से यहाँ इतने शिपरेक्स हुए हैं, इतने जहाज डूबे हैं कि इसका ये नाम पड़ गया। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाला एक बेहद जरूरी लिंक है, और आगे जाकर ये सीधा इंडियन ओशन में खुलता है। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ये स्ट्रेट अरेबिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत इसकी चौड़ाई है। सही बात है। ये मुश्किल से 30 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, और उसके बीच में भी एक येमेनी आइलैंड है जिसका नाम है पेरिम, जो इसको 2 अलग चैनल्स में बांट देता है, अलेक्जेंडर स्ट्रेट और डैक्टिल मायून चैनल। बेसिकली एक चोक पॉइंट बन जाता है ये। एग्जैक्टली। इसको ऐसे समझिए जैसे एक मैसिव ग्लोबल हाईवे पर अचानक से एक सिंगल लेन का टोल बूथ आ जाए। अगर यहाँ एक भी एक्सीडेंट होता है या कोई मिलिटेंट अटैक करता है तो पूरी दुनिया के ट्रेड का ट्रैफिक जैम लग सकता है। और वो ट्रैफिक जैम कितना महंगा पड़ता है, उसकी कॉस्ट हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चुकाते हैं। देखिए, सुएज कैनाल से आने वाला यूरोप एशिया ट्रेड और मिडिल ईस्टर्न ऑयल, ये सब यहीं से गुजरता है। राइट। जब इस गेट ऑफ टीयर्स पे टेंशन बढ़ती है तो कार्गो शिप्स को मजबूरन पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूमकर जाना पड़ता है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। इससे हफ्तों का टाइम बढ़ जाता है। और टाइम बढ़ने का सीधा मतलब है फ्यूल एक्स्ट्रा लगना। बिल्कुल, फ्यूल एक्स्ट्रा लगना, इंश्योरेंस प्रीमियम्स का आसमान छूना और अल्टीमेटली दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का बढ़ना। एक सिर्फ 30 किलोमीटर की भौगोलिक जगह पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें रोक सकती है। बाप रे। तो फिजिकल हाईवेज और टोल बूथ्स की बात हो ही रही है, तो थोड़ा डिजिटल टोल बूथ्स की तरफ चलते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी डिजिटल ट्रेड को लेकर। 200 से ज्यादा ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के ई कॉमर्स मॉरेटोरियम को एक्सटेंड करने की मांग की है। ये वही 1998 वाला मॉरेटोरियम है ना? वही। ये मॉरेटोरियम 1998 में जिनेवा में शुरू हुआ था, और इसका सिंपल सा रूल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पर देश आपस में कस्टम्स ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स, ई बुक्स या स्ट्रीमिंग सर्विसेज। सही कहा। और इस महीने कैमरून के यॉन्ड में जो 14th WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां ये मॉरेटोरियम एक्सपायर होने वाला है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इस टैक्स फ्री सिस्टम का पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर डिजिटल गुड्स, चाहे वो क्लाउड सॉफ्टवेयर हो या ई बुक्स, बिना टैक्स के सस्ते में फ्लो हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी इस टैक्स फ्री सिस्टम को अपना नुकसान क्यों मान रही है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है मुझे। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगेगा। इसको 2 एंगल से समझना पड़ेगा। पहला है डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस। जब हम कोई फिजिकल किताब या CD इंपोर्ट करते थे तो सरकार को कस्टम्स ड्यूटी मिलती थी।
जो डेवलपिंग नेशंस की इनकम का एक बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। अब वही चीज डिजिटल हो गई है तो टैक्स जीरो हो गया। लेकिन दूसरा और ज्यादा बड़ा रीजन है पॉलिसी स्पेस की कमी। पॉलिसी स्पेस मतलब अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की आजादी। एग्जैक्टली आज की डिजिटल इकोनॉमी पर कुछ गिनती के टेक जायंट्स का कब्जा है और वो ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस में बैठे हैं। अगर डेटा और डिजिटल प्रोडक्ट्स बिना किसी रोक टोक या टैक्स के इंडिया में आते रहेंगे तो हमारी लोकल टेक इंडस्ट्रीज उनको तो कम्पीट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वही तो, वो कभी उन बड़ी फॉरेन कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाएंगी। इंडिया का विरोध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने खुद के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए एक ब्रीदिंग रूम चाहिए। ये टैक्स एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड बन सकता है। हाँ, हम सिर्फ टेक कंज्यूमर्स नहीं बने रहना चाहते। हाँ, हम क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। ये पॉइंट सच में पर्सपेक्टिव बदल देता है। एक देश अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी को कैसे बचाता है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बिल्कुल, यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम को कंट्रोल करने का हर देश का अपना एक अलग तरीका है। अगर हम आर्किपेलाजिक नेशन इंडोनेशिया की तरफ देखें तो उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाए हैं वो ने? उन्होंने अपने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस शुरू कर दिए हैं। ओह वाओ! इंडोनेशिया का एग्जाम्पल अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। उनकी ज्योग्राफी देखिए आप। पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच फैला हुआ एक मैसिव आर्कियोपेलागो है। मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, टिमोर लेस्ते से बॉर्डर लगता है। और उनका कैपिटल जकार्ता है। हाँ, और उनका टेरेन मतलब डेंसली फॉरेस्टेड वॉल्केनिक माउंटेन्स और अलूवियल स्वॉम्प से भरा हुआ है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है तो साल भर गर्म और ह्यूमिड रहता है, पर यही जमीन दुनिया के सबसे जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज से भरी है, खासतौर पर निकल, जो कि आज की स्मार्टफोन्स और ईवी बैटरीज के लिए सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है। मतलब ये देश फिजिकल दुनिया में टेक इंडस्ट्री की बैकबोन को रॉ मटेरियल फीड कर रहा है। बिल्कुल, वो ग्लोबल टेक हार्डवेयर के लिए अपनी जमीन खोद रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया है कि वही टेक जब सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया बनकर वापस आता है तो वो उनकी यूथ के मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। सही पकड़ा आपने। एक तरफ फिजिकल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ डिजिटल बॉर्डर्स बनाए जा रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाने के लिए। ये तो आने वाले वक्त में शायद हर डेवलपिंग नेशन की कहानी होने वाली है। आर्चिपेलागोस और बॉर्डर्स की बात निकली है तो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी का जिक्र आना ही है। हाँ, वहां तो चैलेंजेस और भी कॉम्प्लेक्स हैं। बिल्कुल, इंडोनेशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। इतने सारे आइलैंड्स को डिफेंड करना कितना मुश्किल है। यही चैलेंज हमारे सामने भी है और इसीलिए इंडियन नेवी का रोल सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। हाल ही में नेवी ने कोच्चि के मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर में IMEX TTX 2026 होस्ट किया। अच्छा, IMEX, ये तो आयोन्स का हिस्सा है ना? हाँ, IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इस एक्सरसाइज में 12 देशों ने भाग लिया, जिसमें बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव सब शामिल थे। IONS 2008 में इंडियन नेवी द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही विजनरी वॉलंटियरी इनिशिएटिव था, और IMEX जैसी एक्सरसाइजेस का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इनका फोकस सिर्फ मिलिट्री पावर शो पर नहीं है, बल्कि इनका ध्यान नॉन ट्रेडिशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स पर होता है। जैसे जब लोग नेवी एक्सरसाइज सुनते हैं तो दिमाग में मिसाइल्स, सबमरीन्स और वॉर गेम्स आते हैं, लेकिन ये उस बारे में नहीं था। इसको मैं एक समुद्री नेबरहुड वॉच जैसा देखती हूँ। जैसे अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आप ये नहीं पूछते कि पानी किस फ्लैट का है, सब मिलकर आग बुझाते हैं। यहाँ समुद्र में आग का मतलब है पायरेसी, इलीगल फिशिंग या अचानक आने वाले क्लाइमेट डिजास्टर्स। सभी पड़ोसी मिलकर ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं जो किसी एक देश के बस की बात नहीं होती। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। जब डिजास्टर्स आते हैं तब हमने देखा है कि अकेले किसी देश के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने बड़े स्केल पर मैनेज कर सके। इसलिए IMEX जैसी एक्सरसाइजेस डिप्लोमेसी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन का एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनती हैं। जैसे किसी साइक्लोन के वक्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR ऑपरेशंस में कौन सा देश क्या रोल प्ले करेगा, किसके शिप्स कहाँ डिप्लॉय होंगे, ये सब पहले से कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो बेसिकली फिजिकल समुद्र को सिक्योर करने की स्ट्रैटेजी तो क्लियर हो गई, लेकिन देश के अंदर जो फाइनेंशियल और कॉरपोरेट समुद्र है, जहां हजारों करोड़ों की कंपनियां तैर रही हैं, उसको सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। और यहाँ एंट्री होती है NCLAT की, यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल।
NCLAT ने हाल ही में NCLT के एक ऑर्डर को अपहोल्ड किया जिसमें इंसॉल्वेंसी केसेस में डीमैट अकाउंट्स डीफ्रीज करने की बात थी और उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अपील्स को पूरी तरह खारिज कर दिया। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ इस मैकेनिज्म को समझना थोड़ा जरूरी है। एनसीएलएटी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। राइट। अगर एनसीएलटी या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर पास करता है तो उसके खिलाफ अपील्स यहीं सुनी जाती हैं और इनके पास लगभग एक सिविल कोर्ट जैसी ही पावर्स होती हैं, जैसे विटनेस समन करना वगैरह। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल यही है, देश में पहले से ही इतने सारे सिविल कोर्ट्स हैं, तो एनसीएलटी जैसी एक स्पेसिफिक बॉडी की आखिर जरूरत ही क्या पड़ी? इसका आम इन्वेस्टर या कॉर्पोरेट सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बिजनेस की दुनिया में टाइम ही सबसे बड़ा एसेट होता है। अगर किसी कंपनी का बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी का केस एक रेगुलर सिविल कोर्ट में जाता है जहां पहले से ही लाखों सिविल केसेस पेंडिंग हैं, तो फैसला आने में बरसों लग सकते हैं। ओह, तब तक तो कंपनी पूरी बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली। तब तक उस कंपनी की मशीन्स में जंग लग जाएगा, उसकी ब्रांड वैल्यू जीरो हो जाएगी और कैपिटल पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब एनसीएलएटी एक फास्ट ट्रैक टीम की तरह काम करता है। बिल्कुल। इसलिए एनसीएलएटी के पास एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होती है कि उन्हें अपील्स को 6 महीने के अंदर डिस्पोज करना होता है। डीमैट अकाउंट्स को डीफ्रीज करने का ऑर्डर भी इसी डायरेक्शन में है, ताकि एसेट्स को जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करके इकोनॉमी में वापस लाया जा सके। टाइमली डिस्पोजल बिजनेस ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। मॉडर्न कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन की स्पीड और एफिशिएंसी से निकलकर अब थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत के ऐतिहासिक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ, जो कि हर एस्पिरेंट के लिए एक कोर फाउंडेशन है। हाँ, हिस्ट्री तो बेस है ही। आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI बिहार के मधुबनी जिले में बलिराजगढ़ नाम की एक साइट पर एक्सकवेशन यानी खुदाई कर रहा है। बलिराजगढ़? हाँ, मिथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है कि ये लेजेंडरी किंग बाली की कैपिटल थी और एंशिएंट विदेहा किंगडम का एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हब था। इसे 1938 में ही नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है। बालीराजगढ़ का सिग्निफिकेंस सिर्फ उसकी मिथोलॉजी में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वहां सदियों तक एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन रही। सही कहा। वहां 5 अलग-अलग कल्चरल पीरियड्स के एंटिक्विटीज मिले हैं, सुंगा एम्पायर से लेकर कुषाण, गुप्ता और पाला एम्पायर तक। एक ही जगह पर? हाँ, एक ही जगह पर। ये दिखाता है कि हजारों साल पहले भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी थी और ASI जो 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था और आज MSR एक्ट 1958 के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वही इस फिजिकल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है। ये तो हुई एंशिएंट हिस्ट्री की बात। लेकिन नेशन बिल्डिंग सिर्फ पुरानी ईंटों से तो नहीं होती ना, उसके लिए आधुनिक विचारों की बुनियाद भी चाहिए। इसीलिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर द्वारा श्यामजी कृष्णा वर्मा को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर दी गई श्रद्धांजलि बहुत रेलेवेंट हो जाती है। बिल्कुल, श्यामजी कृष्णा वर्मा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी में हुआ था और वो बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन उन्होंने जो 1905 में लंदन में किया वो सच में कमाल था। उन्होंने वहां बैठकर इंडिया हाउस नाम का एक स्टूडेंट रेजिडेंट शुरू किया और वहां द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का जर्नल भी तो निकाला था उन्होंने। हाँ, और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। एक सिंगल व्यक्ति ने लंदन में यानी ब्रिटिश जमीन के बिल्कुल सेंटर में बैठकर पूरा एक नेशनलिस्ट इकोसिस्टम तैयार कर दिया था। दोनों ही चीजें इंडियन आइडेंटिटी के लिए जरूरी हैं। ASI हमारे एंशिएंट हेरिटेज को बचा रहा है और श्यामजी कृष्णा वर्मा जैसे लोग आधुनिक आजादी की बुनियाद रख रहे थे। दोनों जगह सर्वाइवल और एडेप्टेशन का ही तो खेल है। क्या बात है, बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा आपने। और सर्वाइवल और एडेप्टेशन सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री का नहीं, नेचुरल हिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कोर प्रिंसिपल है। अगर हम माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जाएं तो नेचर अपना सर्वाइवल कैसे इंश्योर करती है, ये सच में हैरान करने वाला है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जंगल कैट यानी फेलिस चॉस का एग्जाम्पल लेते हैं। नाम इसका जंगल कैट है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि सबसे मजेदार आयरनी ये है कि इसे घने जंगल बिल्कुल पसंद नहीं है। वही तो, ये मीडियम साइज्ड कैट है जिसका नाम कॉकेसस माउंटेन से आया है। इसे स्वैम्प कैट या रीड कैट भी कहते हैं। इनकी आंखें येलो होती है ना? और लॉन्ग लेग्स। हाँ,
इनकी खासियत यही है कि इन्होंने अपने आप को एग्रो पैस्टोरल हैबिटेट्स में अडॉप्ट कर लिया है। ये घने जंगलों को अवॉइड करती हैं और डायर्नल हैं, यानी सुबह और शाम के वक्त शिकार करती हैं। तो बेसिकली ये ओपन फील्ड्स में रहना सीख गई हैं। बिल्कुल। हालांकि कंजर्वेशन के हिसाब से ये IUCN में लीस्ट कंसर्न और WPA 1972 के शेड्यूल 2 में आती हैं, पर अब पॉपुलेशन श्रिंक होने की वजह से इन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर सेफ हैबिटेट्स की जरूरत पड़ रही है। इन्होंने अपने सर्वाइव करने के रूल्स खुद बदल दिए। और अगर आप सर्वाइवल मैकेनिज्म का सबसे यूनिक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर RNA यानी एग्स RNA की हाल ही की रिसर्च को देखिए। XRNA? हाँ, नॉर्मली RNA एक सेल के अंदर होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि बैक्टीरिया से निकलने वाला ये XRNA बाहर यहाँ तक कि डिसइंफेक्टेड पीने के पानी में भी जिंदा घूम रहा है। जिस पानी को केमिकल से ट्रीट कर दिया गया हो, वहाँ RNA कैसे सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि इस XRNA ने अपने लिए मॉलिक्यूलर कंटेनर्स बना लिए हैं। ये सेल्स के बाहर नंगे फॉर्म में ट्रैवल नहीं करता, ये इन प्रोटेक्टिव कंटेनर्स में ट्रैवल करता है ताकि रास्ते के एंजाइम्स उसको तोड़ ना सकें। इसको हम माइक्रोस्कोपिक आर्मर्ड ट्रक्स बोल सकते हैं। ये आर्मर्ड ट्रक्स हमारे एनवायरनमेंट में सेफली घूमते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इम्यून रिस्पॉन्स और टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। और आपको पता है, इसका मेडिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इन्हीं कंटेनर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स आज कैंसर या हार्ट डिजीजेस की अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। जंगल कैट को घने फॉरेस्ट्स नहीं बल्कि ओपन फील्ड्स चाहिए, और इस RNA को सेल्स नहीं बल्कि अपने खुद के कंटेनर्स चाहिए जिंदा रहने के लिए। दोनों का सर्वाइवल मैकेनिज्म कितना यूनिक है। नेचर की अडेप्टेबिलिटी सच में कमाल है, लेकिन क्या हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी नेचर की इनविजिबल ताकतों के सामने इतनी अडेप्टेबल है? और इसके साथ ही हम आते हैं अपने इंट्रो वाले सवाल पर। हाँ, स्पेस वेदर वाला टॉपिक। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA ने सोलर रेडियो बर्स्ट्स के रहस्य को सुलझाने में एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। ये इंटेंस सोलर रेडियो एमिशंस होते हैं जो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस यानी CME से जुड़े होते हैं। मतलब जब सूरज अपने एटमॉस्फेयर से मैसिव एनर्जी और प्लाज्मा बाहर फेंकता है। सही कहा। ये एमिशंस सूरज के एटमॉस्फेयर में एक्सेलरेट होते हुए इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्ट सिग्नेचर्स हैं। IIA के साइंटिस्ट ने इनकी वेवलेंथ्स को स्टडी करके इनके 5 अलग-अलग टाइप्स को समझाए, टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक। और इनमें से जो टाइप 2 है वो CME से सीधा जुड़ा हुआ है। शॉर्ट वेवलेंथ्स सोलर सरफेस के पास बनती हैं और लॉन्ग वेवलेंथ्स दूर। तो इन सब टेक्निकल बातों का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे शुरू में पूछ रही थी, क्या सच में सूरज पर होने वाला एक छोटा सा ब्लास्ट मेरे फोन के GPS को सीधा डिस्कनेक्ट कर सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब ये सोलर इवेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो इनका नियर अर्थ एटमॉस्फेयर पर सीधा असर पड़ता है। ये हमारे GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हैं। बाप रे! और GNSS सिर्फ रास्ता देखने के लिए थोड़ी है। प्लेन्स का रेडार, शिप्स का नेविगेशन, पावर ग्रिड्स, सब उसी से तो चलता है। एग्जैक्ट पॉइंट। हमने अपनी पूरी आधुनिक सभ्यता एक ऐसे इनविजिबल सैटेलाइट नेटवर्क पर लटका दी है जो स्पेस वेदर इवेंट के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो सकती है। ये CMEs हमारे GNSS इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया और खतरनाक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट बन गए हैं। वाह! ये सोचिए, अगर सूरज की एक रेडियो बर्स्ट हमारे सबसे एडवांस सैटेलाइट्स को हिला सकती है और माइक्रोस्कोपिक XRNA केमिकल्स और डिसइंफेक्शन के बाद भी पानी में जिंदा रह सकता है, तो इंसान का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नेचर की इन इनविजिबल ताकतों के सामने आखिर कितना मजबूत है। दोस्तों, इस अध्याय को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा डेली UPSC करंट अफेयर्स सीरीज का 31 मार्च 2026 पार्ट 1। हमारी मेहनत और इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए। अलविदा।